अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज आपका लेक्चर जो होगा वो है KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपका जो टॉपिक है वो है जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या है या आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये कैसे ड्राइव की जाती है, इसके न्यूमेरिकल क्या होंगे, इसमें कॉन्स्टेंट्स कौन से होंगे और किस तरीके से ये हमारी इक्वेशन फाइनलाइज होती है। तो आज हम इसी से अपने टॉपिक से शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम जैसे अभी मैंने आपको बताया, कौन सा नाम है? आइडियल गैस इक्वेशन। ये नाम भी आप दे सकते हैं या फिर इसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन, ये भी आप कह सकते हैं इसको। या फिर बेटा इसको तीसरा नाम आप कौन सा दे सकते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये तीनों नाम आप इसको दे सकते हैं। तो ये क्या है, किस तरह ड्राइव करेंगे आप इस इक्वेशन को और इसका मतलब क्या होगा, आज हम इसी से बेटा स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक इसी के बारे में है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ऐसी गैस इक्वेशन को कहा जाएगा, यानी गैस इक्वेशन, ऐसी गैस इक्वेशन विच इज, जो हम हासिल करते हैं, विच इज ड्राइव्ड बाय कंबाइनिंग या बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैस इक्वेशंस। बेटा अलग अलग गैस इक्वेशंस हैं, उनको हमने क्या किया, डिफरेंट गैस इक्वेशंस को, यानी कि गैस लॉज अगर आप लिख दें तो और ज्यादा बेहतर होगा। गैस लॉज इक्वेशंस, डिफरेंट गैस लॉज हैं, उनकी डिफरेंट इक्वेशंस को आपस में क्या किया, कंबाइन किया, तो फिर एक नई इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे जनरल गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। आपको पता है कि हमने सिंपली 3 लॉस को स्टडी किया था, जिसमें पहला लॉ हम फर्ज करें ए लॉ ले लेते हैं, जिसको आप कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। हम इसको शॉर्ट में अक्सर आप बच्चों को, वैसे तो ये सही नहीं है लेकिन बच्चों को याद करवाने के लिए हम अक्सर एक हिंट बताते हैं कि गैस लॉज की एबीसी, गैस लॉज की एबीसी, इसको कंबाइन करें, आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी और उसको आप क्या कहेंगे? जनरल गैस इक्वेशन, गैस लॉज की एबीसी की कॉम्बिनेशन। अब एबीसी आप कहेंगे गैस लॉज की क्या है? बेटा जैसा कि अब आपने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को हम आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? चले मैं इसको यहां से दोबारा शुरू करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखते हैं, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, यानी अगर हम किसकी एग्जांपल लें, एवोगैड्रोस लॉ, इससे अगर हम शुरू करें तो हमें पता है शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे ए लॉ। ये गैस लॉ का ए हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? नंबर ऑफ मोल्स के साथ। फिर अकॉर्डिंग टू बी लॉ, यानी अगर हम दूसरा कौन सा लॉ लें? बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं बी लॉ। ये कह सकते हैं बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के
मुताबिक, जिसको आप आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, सी लॉ कहेंगे। तो यहां पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का सीधा ताल्लुक होता है। तो बच्चों ये चीजें थी तीन, यानी तीन लॉस। ए लॉ, ठीक है, यानी एवोगैड्रोस लॉ, बी लॉ मींस बॉयल्स लॉ, सी लॉ मींस चार्ल्स लॉ। तो इन तीनों लॉस को अगर हम इनके इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमें एक सिंपल सी सीधी सी इक्वेशन मिलेगी, जिसको आप क्या कहेंगे, जनरल गैस इक्वेशन, या फिर इसको आप क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, इन सारे लॉस की इक्वेशंस को मिलाएंगे, ठीक है, और मिलाने के बाद यानी हम यहां लिखेंगे बाय कॉम्बिनेशन या बाय कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, सारे की सारी इक्वेशंस को आप कंबाइन करें और फिर देखें कि क्या बनता है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें पता है कि हमने पहले ए लॉ को पढ़ा, इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ मोल्स के साथ, जबकि बी लॉ में आपको पता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ। उसके बाद वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। तो अब ये तीन चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। इसको आप यूं पढ़ेंगे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब बेटा इसमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे, ये वाली जो है, या इज इक्वल टू लगाकर कोई ना कोई कांस्टेंट, जैसे हमने आर रख दिया, और आप ए बी सी कोई रख सकते हैं, लेकिन बुक में आर जनरली लिखा जाता है तो इसलिए हम लिख रहे हैं। बाकी चीजें आप वही रखेंगे, आर इंटू एन इंटू टी, ये देखें एन इंटू 1/p इंटू टी। अब आप क्या करेंगे, इसमें आर जो आपने रखा है वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेकिन यहां पर ये क्या कहलाएगा, जनरल गैस कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनरल गैस कांस्टेंट, या फिर इसको आप दूसरा नाम कौन सा देंगे, आइडियल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यूज तो वैसे तो इसके अलग अलग यूनिट्स हैं, केमिस्ट्री में ज्यादातर ये यूज होता है 0.0821, ठीक है, ATM, फिर DM³, फिर पर मोल। देखिए मोल यूनिट में आ रहा है ना, तो आपने ई नहीं लिखना, पर मोल पर केल्विन। जब मोल को एज ए यूनिट लिखो तो ई ना लगाओ, सिर्फ MOL ये रखोगे। ये आर की वैल्यू, और ये हम कैसे हमने ड्राइव की, कहां से हम लेकर आए, इसको हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहां तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इन मतलब कांस्टेंट को, इनको सारों को ऑर्डर में लेकर आएंगे। तो आप देखें यहाँ प्रेशर अपॉन में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी इनटू में लेकर आए तभी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ P अपॉन में था, इस तरफ आ गया इनटू में, तो इक्वेशन बन गई PV इज इक्वल टू, बाकी बचा N R और T। ABC में पहले N आता है, बाद में R आता है और बाद में T आता है। तो आपने नई इक्वेशन बना दी। अब इस इक्वेशन को सिंपल जनरल गैस इक्वेशन कह सकते हैं, या सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन आप कह सकते हैं, या इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको प्रेशर मिला हुआ है तो वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम मिला हुआ तो नंबर ऑफ, मतलब इनमें से कोई एक आप एक वक्त में मालूम कर सकते हैं, इनकेस आपको बाकी वैल्यूज मिली हुई हैं। लेकिन इस गैस के इक्वेशन को हम अभी आगे एक्सपेंड करेंगे और हम इनिशियल और फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, लेट सपोज आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड 22.4 होता है।
तो यहां पर हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने रख दिए, 1 मोल। कितना रख दिया, लेट सपोज n वैल्यू आपने कितनी कर दी, 1 मोल कर दी। तो अब इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर PV इज इक्वल टू n की जगह 1 इंटू R इंटू टी। तो बेटा ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT, ये बन गया। अब देखें, आपने T वेरिएबल है, जैसे हम बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ में करते थे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो टेम्परेचर को इस तरफ लेकर आए, यहाँ वेरिएबल है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, R तो कांस्टेंट है, PV T अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू R। ये हो जाएगी हमारी नई इक्वेशन, यानी वेरिएबल एक साइड पे और कांस्टेंट दूसरी साइड पर। तो इस हिसाब से ये बेटा आपकी इक्वेशन बन गई, PV अपॉन T इज इक्वल टू R। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। चले अब इसको हम थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें थोड़ी चेंजेस और करेंगे। तो आपको पता है जब इनिशियल और फाइनल कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो आप क्या करते हैं, लेट सपोज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू R। R तो कांस्टेंट है ना, ये आपने किसके लिए रखा, फॉर इनिशियल कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस के लिए आपने इसको रखा, इनिशियल कंडीशंस के लिए। एंड और P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू R, ये आपने रख दिया फॉर फाइनल कंडीशंस। किन के लिए आपने इसको रख दिया, फाइनल कंडीशंस के लिए। ठीक है, अब दो इक्वेशंस आपके पास हैं, एक मतलब फर्स्ट कंडीशंस के लिए, दूसरी सेकंड के लिए। अब आप क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यानी अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। इसकी लेफ्ट साइड इसकी राइट हैंड साइड के साथ, इसकी राइट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए P1 V1 अपॉन T1 इनटू क्या हो जाएगा, R P1 V1 अपॉन T1 इनटू क्या कर देंगे, R। आ रहा है समझ में, दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसी तरीके से आपने यहां पर P2 मल्टीप्लाई किया V2 के साथ अपॉन T2 इनटू आपने क्या कर दिया, R। ठीक है, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें नई इक्वेशन आपको यहां जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो ये बन गई, मींस P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू इनटू R इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इनटू R। अब बेटा कांस्टेंट को हटाना है, खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे, इस R को इस तरफ लेकर आए, तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ऑलरेडी R इनटू में है, ये R इस तरफ आएगा, अपॉन में चला जाएगा, R R में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 अप टू Pn Vn अपॉन Tn। यहां तक आप जाएंगे कि आपकी अब जो इक्वेशन है इसको आप स्टैंडर्ड आइडियल गैस इक्वेशन कह सकते हैं, जनरल गैस इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इनको इक्वेशंस को लिख सकते हैं और ये हमारी जनरल गैस इक्वेशन बन गई। अब बेटा इस जनरल गैस इक्वेशन में आप वैल्यू ऑफ R कैसे कैलकुलेट करोगे, R की वैल्यू किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसी से स्टार्ट करेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ
आर की वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस और यूनिट्स के हिसाब से रखा जाता है इसको, लेकिन आप यहाँ पर आर की वैल्यू जब कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप जो केमिस्ट्री में हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं आर की वैल्यू, वो कौन सी है इसको देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम आर की वैल्यू को देखेंगे कि आर की कौन सी वैल्यू आप यूज करते हैं। इसके लिए आपको यहां पर वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। लेट सपोज n इज इक्वल टू 1 मोल। आपको स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल कितने उठाने पड़ेंगे? 1 मोल। और आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डीएम क्यूब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273। यहाँ हम सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करेंगे जो स्टैंडर्ड हमने केमिस्ट्री में बना रखे, और उसके बाद प्रेशर ये आप कर देंगे कितना? 1 atm। तो अब आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हो गया हमारी डेटा। अब आप पुट करेंगे फार्मूला। आपको पता है फार्मूला जो हम यूज करते हैं PV इज इक्वल टू nRT, ये फार्मूला भी तो है ना। तो अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? आर की। तो एन और टी इस तरफ आएगा, मींस PV अपॉन एन टी, एन इंटू टी, टेम्परेचर। ठीक है, आर इज इक्वल टू प्रेशर कितना है? 1 atm, और उसके बाद वॉल्यूम कितना है? 22.4 डीएम क्यूब, और अपॉन में नंबर ऑफ मोल आप कितने रखेंगे? 1 मोल, और टेम्परेचर 273 केल्विन्स। तो आप 1 को 1 से कैंसिल कर दें, बाकी वैल्यू आपको मिलेगी। अब 273 जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.0821 आपका आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821। अब यूनिट देखें, पहले एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, और फिर दूसरा यूनिट क्या होगा? डीएम क्यूब, उसके बाद मोल अपॉन में। अब जब ये यूनिट में लिखोगे तो MOL कर दो। क्या कर देंगे बेटा इसको? MOL, मोल। ठीक है, और साथ में क्योंकि ये नीचे था प्लस में था, पावर इसका ऊपर चला गया माइनस में। बाकी केल्विन भी अपॉन में था, प्लस में था, पावर ऊपर आपने रखा -1। तो आर की वैल्यू कितनी बनी? 0.0821 एटमॉस्फेयर पर, मतलब डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये इसका यूनिट होगा आर का, और यही यूनिट हम यूज करेंगे केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस में। तो इस तरह आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीकेकार है, सिंपल सा मेथड है। इसको आप जूल्स में भी कर सकते हैं, अर्ग्स में भी कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या पड़ेगा आपको? यहां पर प्रेशर आपको रखना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम आपको रखना पड़ेगा आपको मीटर क्यूब में। तो इसको 1000 से डिवाइड करो, और यहां रखो कितना वैल्यू रखोगे? 1 आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 atm कितना होता है? 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू रखो, ये 0.0 और ये 224 ये रखोगे मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो फिर वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आर की किस में होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगी। ये वैल्यूज भी आपको कैलकुलेट करवाई हैं, आप ये रख सकते हैं। ये था आपका जनरल गैस इक्वेशन, जिसमें आपने 3 लॉज को कंबाइन किया। एक सिंपल इक्वेशन आपने ड्राइव की, और उसके बाद आपने इसका यूनिट भी ड्राइव किया आर का, जनरल गैस कांस्टेंट का, और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप लेकर आए। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, हम उसी से शुरू करेंगे। यहाँ पर आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।